लव जिहाद और गैर कानूनी धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता विशाल ठाकरे के वकील प्रदीप यादव हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं इस याचिका के जरिए? और कोर्ट ने तो शुरू में आपसे कहा हाई कोर्ट जाने के लिए, लेकिन फिर कोर्ट कैसे आश्वस्त हो गया नोटिस जारी करने को? देखिए, कोर्ट ने शुरू में हमसे कहा कि आप हाई कोर्ट जाओ। मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि हाई कोर्ट माय लॉर्ड इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये जो है मैटर 2 से ज़्यादा राज्यों में हो रहा है। पहली बात तो हमने जो चैलेंज किया है 2 राज्यों को चैलेंज किया है लेकिन अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और में भी जो है वहाँ की विधानसभा ने इसे पारित कर दिया है, लेकिन अभी कानून का रूप नहीं आया है। हरियाणा गवर्नमेंट भी इस पर प्रपोज कर रही है। तो इस तरह से 4 राज्यों से 5 राज्यों से जब चलता जाएगा, सारे हाई कोर्ट इस पर एग्जामिन करते रहें। लास्टली योर लॉर्डशिप को एग्जामिन करना है कि सारे राज्यों के हाई कोर्ट सही हैं या गलत हैं। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट था ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कि आप सारे राज्यों से हाई कोर्ट से रिकॉर्ड यहाँ कॉल करके आप खुद इसको एग्जामिन करो। जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस से हमने कहा था कि मिस्टर यादव, ये ट्रांसफर पिटिशन नहीं है। मैंने कहा कि ऑफ कोर्स योर लॉर्डशिप, ये ट्रांसफर पिटिशन नहीं है, बट जब 2 राज्यों से ज़्यादा इसको एग्जामिन कर रहे हैं तो आप जो है अभी चूंकि कानून 2 राज्यों में ही है अस्तित्व में, और आपने चुनौती भी 2 राज्यों के कानून को दी थी, इसलिए नोटिस 2 राज्यों को हुआ, ये आप बता रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग मौलिक अधिकार के हनन का कह रहे हैं कि इन कानूनों के जरिए होता है। कैसे, कौन से अधिकार हैं जिनका हनन होता है, ये बात आपने कोर्ट में रखी है? देखिए, मौलिक अधिकार का हनन सबसे पहले तो आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा है, आर्टिकल 14 की सबके साथ बराबरी का अधिकार, सबको बराबर के निगाहों से देखा जाए, तो सबसे पहले आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 21 का लिवलीहुड, जहां पर अपने राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, सारी चीज़ों का वहां हनन हो रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 13 सब पार्ट बी का सी का जो है वायलेशन हो रहा है, जिसमें ये सारी चीज़ों को दिया गया है, ये सारी चीज़ों को बताया गया है कि देखिए, आप एक फीमेल एक मेल को आज़ादी देते हो कि जब आप 18 के हो गए हो और 21 के हो गए रिस्पेक्टिवली, तो आप अपने जीवन साथी को चुन सकते हो। जब आप अपने जीवन साथी को चुन सकते हो तो वहाँ पर आपने कहीं ये बाउंड तो नहीं किया है ना कि अपने जीवन साथी किस धर्म का लोगे, किस जाति का लोगे। यादव साहब, ये बात तो स्पष्ट है, देश का हर नागरिक जानता है और तमाम राज्य सरकारें भी जानती हैं कि जीवन साथी चुनने की जब आप बालिग हो जाते हैं तो संवैधानिक और कानूनी आज़ादी है। सवाल तो ये उठता है ना कि अगर शादी वजह है सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने के लिए, यानी धोखा दिया जा रहा है प्यार की आड़ में, या कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियों को गुमराह किया जाता है, नाम छुपा लिया जाता है कि कुछ और नाम बताया जाता है शादी करने के बाद, या शारीरिक संबंध बनाने के बाद पता चलता है कि वो अजय नहीं असलम है, और तब लड़की किसी ऐसी स्थिति में नहीं होती क्योंकि वो अपना जीवन एक तरह से उसको सौंप चुकी है। इन बातों से महिलाओं को बचाने के लिए आपने कहा आर्टिकल 14 का हवाला दिया, समानता की बात की, तो संरक्षण मिले सबको, ये भी संविधान की एक बाध्यता है सरकारों के लिए। निश्चित तो लड़कियों को अगर संरक्षण देने के लिए कानून बनाया गया है तो आप लोग कैसे विरोध कर रहे हैं इसका? आपने क्या दलील दी है? देखिए, मेरा ये है कि लड़कियों की सुरक्षा करो, लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी सुरक्षा करो, सबकी सुरक्षा करो। सुरक्षा पर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई अगर झूठ बोलकर कुछ करता है तो उसे जो भी कानून में प्रोविज़न है, जो अगर कोई झूठ बोलता है तो ऑलरेडी आईपीसी में प्रोविज़न है झूठ बोलने का कि अगर आप झूठ बोले हो तो आप 7 साल से लेकर के 10 साल तक सजा पाओगे। फोर्जरी आप कमिट कर रहे हो, उसके लिए कोई वो नहीं है। अब रही बात शादी की, केवल शादी के लिए कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता है। आप जान लीजिए कि हिंदुस्तान कल्चर में मेल डोमिनेटिंग स्टेट है। यहाँ पर यादव लड़की अगर शादी करती है जाकर के ब्राह्मण से, तो वो टाइटल अपना ब्राह्मण लिखना चालू करती है, वो यादव नहीं लिख सकती है। सेम थिंग है कि अगर लड़की मुस्लिम से जाकर शादी कर रही है, जो मेन पर्पज है, हालांकि ऑर्डिनेंस में या एक्ट में ये चीज़ कहा है कि हिंदू भी मुस्लिम को नहीं कन्वर्ट कर सकता है, हम उस पर नहीं वो कर रहे हैं। दोनों चीज़ों में गलत है कि लड़की जिस भी उसमें जाएगी वो अपना टाइटल वही अडॉप्ट करेगी, दूसरी टाइटल नहीं अडॉप्ट करेगी। शादी अगर लड़की स्वेच्छा से अपना सहयोगी, कोई कर्मचारी है, कोई सहपाठी है, चाहे वो जिस भी धर्म का हो, वो करती है स्वेच्छा से, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर उस सहपाठी ने धोखा दिया है या उसने ये भी कहा है कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट में करेंगे शादी, भले ही अपना असली धर्म बताया है लेकिन कहा है कि तुम अपने धर्म का पालन करते रहना, शादी के बाद उसको पता चलता है कि उसका परिवार दबाव दे रहा है कि नहीं तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, उस समय उस पर दबाव आता है। ऐसी स्थिति में आखिर लड़की क्या करेगी? उसको अगर कानूनी संरक्षण मिल रहा है
तो क्या दिक्कत है? क्योंकि ये सवाल जो आपको सुन रहे हैं आपके इंटरव्यू को, वैसे तमाम लोगों के मन में आएगा कि ये याचिका क्यों दाखिल हुई है। आप अपने याचिका का उद्देश्य लोगों को बताइए। देखिए, मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं किसी भी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। बीइंग एडवोकेट, बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम किसी भी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। रही बात आप जो पूछना चाह रहे हैं वो कि लड़की को सुरक्षा दी जाए, मैं लड़की की सुरक्षा के पीछे नहीं हूँ। मेरे पास भी एक बेटी है। झूठ कहीं भी बोला जाता है। देखो, जहाँ तक रहा शादी को टूटने का, अरेंज मैरिज भी टूटती है, लव मैरिज भी टूटती है। इसको कहीं क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है कि क्यों टूटती है। मेरा सिंपल सी बात है, शादी को आप फंडामेंटल राइट घोषित कर दो। शादी अभी तक फंडामेंटल राइट नहीं है। जीवन साथी आपको चुनने का राइट दिया गया है। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है, आपको लगता है कि ये गलत है, केंद्र सरकार कानून लाए। राज्य सरकारें ही क्यों कानून लाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का पावर पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट लाए उस चीज़ पर, और इसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है, हेल्ड कर दिया है। गोलकनाथ मामले में केशवानंद राज्य विशेष तो आईपीसी में संशोधन राज्य भी कर सकते हैं। कानून व्यवस्था वहाँ का मामला है। अगर किसी राज्य को ये जानकारी मिलती है कि हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर एक षड्यंत्र के तहत ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि राज्य सरकार यही दलील देगी आके कोर्ट में कि हमारे पास दर्जनों ऐसे मामले आए। तो अगर किसी राज्य सरकार को लगता है, बल्कि केरल हाई कोर्ट ने हदिया मामले में टिप्पणी भी की थी लव जिहाद को लेकर, जहां पर कि हिंदू ही नहीं ईसाई लड़कियों को भी धर्म परिवर्तन के लिए बाकायदा एक प्लानिंग से किया जा रहा है। तो अगर ये दलीलें राज्य सरकार यहाँ पर देती है कि हमारे पास ये जानकारी आई थी इसलिए हमने अपने राज्य में संरक्षण दिया है, तो आप कैसे विरोध कर पाएंगे? नहीं, देखिए, कानून सुरक्षा व्यवस्था, शादी की व्यवस्था दोनों को है। केंद्र और राज्य दोनों को पावर दिया गया है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये केवल एक स्पेशल शासित राज्यों में ही ये हो रहा है क्या? क्वेश्चन ये है, दूसरे राज्यों में नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, और अगर मोर देन 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट हो रहा है, जो स्पेशल पार्टी से शासित राज्यों ने इस कानून को लाना चालू कर दिया है, मुझे उस पार्टी से कोई गुनाह वो नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, वो सरकारें ले आई हैं। तो आप केंद्र में भी हो, आप पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट को अमेंड कर दो। ठीक है, आप पार्लियामेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दो, वहां पर ला करके रख दो भाई कि नहीं, ये चीज है, लड़की यहीं पर शादी करेगी, इससे हटके नहीं करेगी, खत्म बात। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे। हालांकि आप बार बार कह रहे हैं लड़की यहाँ शादी करेगी, लड़की वहाँ शादी करेगी, और अगर सरकार ये दलील देती है कि प्रॉड मीन्स के खिलाफ है, लड़की शादी कहाँ करे उसके खिलाफ नहीं है, तो कोर्ट कैसे देखेगा? बहुत सी बातें कोर्ट को तय करनी है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिन कानूनों की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ लव जिहाद के मुद्दे पर नहीं है, वो गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। यानी लालच देकर, दबाव बनाकर, किसी को आपने पहले कोई गरीब है, वंचित तबके से है, उसको पैसा उधार दे दिया, बाद में उधार जब वो चुका नहीं पा रहा है तब उसको कहा कि ठीक है फलाने धर्म में आ जाओ तो तुमको हम कर्जा माफ़ कर देंगे। ऐसी जो चीज़ें हैं, धर्म परिवर्तन प्रलोभन देकर या दबाव बनाकर कराया जाता है, उसके भी खिलाफ ये कानून है, सिर्फ शादी को लेकर नहीं है। क्या आप इन बिंदुओं का भी विरोध करेंगे? क्योंकि आपने कहा हम पूरे कानून का विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं इन बिंदुओं का इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी देते हो, 21 साल का आदमी हो गया है, ठीक है, उसको पूरी आज़ादी है, वो कुछ भी करे अकॉर्डिंग टू लॉ, जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन लैंड ऑफ लॉ चूंकि सब पर प्रिवेल करेगा, ठीक है, तो पूरा काम करने का उसे राइट है। अब आप कहते हैं प्रलोभन की बात, सरकार अगर ये कहती है कोई गरीब आदमी पैसा लेकर धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो आप उस गरीब को काम ऐसा क्यों नहीं देते कि डेवलप हो जाए? आप उसे धर्म परिवर्तन के लिए वो क्यों कर रहे हो? सवाल ये है ना, देखिए, जो आरक्षण दिया जाता है वंचित तबके को, उसका भी आधार यही है कि संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है कि जो तबका दबा कुचला है, जो अपने अधिकारों को नहीं जानता है, नहीं हासिल कर सकता है, उसके लिए विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे। तो जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं, वो संविधान और संविधान से मिले संरक्षण को नहीं जानते हैं। वहाँ कोई मिशनरी पहुँचती है और उनको दबाव बनाकर या उनको झांसे में लेकर अगर उनका धर्म परिवर्तन कराती है, तो ये तो संरक्षण देने के लिए हो रहा उस तबके को जो कि नहीं कर सकता, अपने अधिकारों को नहीं जानता है। तो इसका भी विरोध क्यों? मतलब समस्या इस बात की है कि आपको देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए और अपने आदिवासियों को जानते भी नहीं हो कि कहाँ कैसे रह रहे हैं, किस गरीबी हालत में रह रहे हैं, और दूसरे देश का मिशनरी आकर के उनको पैसा दे करके धर्म परिवर्तित कर रही है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए क्या होगा, हमारे देश के शासकों के लिए क्या होगा? खैर, मैंने बहुत सारे सवाल किए, कुछ चुभने वाले भी सवाल थे जो प्रदीप यादव जी से मैंने किए, लेकिन उद्देश्य यही था कि इनसे इनकी पूरी बात
निकलवाई जा सके, जानी जा सके कि ये क्या कहना चाहते हैं अपनी याचिका के जरिए। ये इस बात पर कायम है कि पूरा ही कानून रद्द होना चाहिए यूपी और उत्तराखंड का, और आगे जो राज्य कानून बनाने जा रहे हैं उनको भी चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी इन्होंने बताया। तो पूरे कानून को ही रद्द करने की बात ये कह रहे हैं, उस पर कायम है। अब आगे देखना होगा कि 4 हफ्ते बाद राज्य सरकारें क्या जवाब देती हैं और उसको सुनने के बाद कोर्ट क्या रुख अपनाता है।